अस्सलाम वालेकुम। आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंटरेस्टिंग और यूज़फुल होगी, क्योंकि आज हम डिस्कस करने लगे हैं कि कैसे आप सब मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग को स्टडी कर सकते हैं। मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, जिसको हम अडल्ट हेल्थ नर्सिंग भी कहते हैं, बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर के सब्जेक्ट्स में शामिल है। अडल्ट हेल्थ नर्सिंग 1 और अडल्ट हेल्थ नर्सिंग 2। बहुत से स्टूडेंट्स इस बारे में वरी रहते हैं कि ये बुक बहुत वास्ट है, बहुत टफ है, तो हम इसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। तो मैं आज आपको कुछ टिप्स बताती हूँ, जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो ये बुक आपके लिए इजी हो जाएगी, आपको इसको मेमोराइज करने में आसानी होगी और आपका सिलेबस भी कवर हो जाएगा। तो चलो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि जो मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग या फिर अडल्ट हेल्थ नर्सिंग है, इसमें हम लोग जो सिस्टम से रिलेटेड डिसीज़ होती हैं, जो डिसऑर्डर होते हैं, उसको पढ़ते हैं। तो आपने जब भी कोई सिस्टम स्टार्ट करना है तो उस सिस्टम से रिलेटेड एनाटमी और फिजियोलॉजी को रिव्यू कर लेना है। एनाटमी और फिजियोलॉजी रिव्यू करने से आपको हेल्प मिलेगी, उस सिस्टम के बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शंस के बारे में जान पाएंगे। तो जब आप उस सिस्टम से रिलेटेड डिसऑर्डर स्टडी करेंगे तो आपको उसको रिमाइंड करने में ज़्यादा आसानी होगी। ठीक है, देन आपने आना है डिसीज़ की तरफ। हर डिसीज़ को स्टडी करने के लिए उसके कुछ कंटेंट हैं, उसको आप माइंड में रखें और आपने उस डिसीज़ को उस कंटेंट के अकॉर्डिंग स्टडी करना है। सबसे पहले कंटेंट में क्या आता है? डेफिनेशन। ठीक है, कि जो भी आप डिसीज़ स्टडी कर रहे हैं उसके बारे में उसकी डेफिनेशन क्या है आपको पता होनी चाहिए। डेफिनेशन के बाद उस डिसीज़ से रिलेटेड जो भी कॉज है, जो भी एटियोलॉजी है कि वो डिसीज़ किस वजह से हुई, ठीक है, किस कॉज के तहत हुई, वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद है रिस्क फैक्टर्स, कि कौन से वेरिएबल्स ऐसे हैं या कौन से डिटर्मिनेंट ऐसे हैं कि जिसकी वजह से किसी पर्सन में चांसेस बनते हैं डिसीज़ डेवलप होने के। तो आपने हर डिसीज़ के रिस्क फैक्टर याद करने हैं। उसके बाद अगर उस डिसीज़ की कोई टाइप्स हैं, ठीक है, तो आप वो टाइप्स भी याद करेंगे। उसके बाद पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं कि किस मैकेनिज्म्स के थ्रू वो डिसीज़ उस पर्सन की बॉडी में डेवलप हुई। ठीक है, तो आपको हर डिसीज़ के रिलेटेड पैथोफिजियोलॉजी पता होनी चाहिए। उसके बाद आपने उस डिसीज़ से रिलेटेड क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस याद करनी है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस क्या होती हैं? साइन एंड सिम्टम, ठीक है, जो पेशेंट में हम ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद असेसमेंट एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग। हर डिसीज़ के रिलेटेड जो भी असेसमेंट है, जो भी डायग्नोस्टिक टेस्ट है, और जब वो डायग्नोस्टिक टेस्ट हम करवाते हैं तो हमें क्या फाइंडिंग मिलती है, तो आपको ये सब पता होनी चाहिए। उसके बाद मैनेजमेंट। अब हम किसी डिसीज़ की मेडिकल मैनेजमेंट क्या करते हैं, नर्सिंग मैनेजमेंट क्या करते हैं, तो आपने ये भी याद करनी है। उसके बाद नर्सिंग डायग्नोसिस। हर डिसीज़ से रिलेटेड कोशिश करनी है कि 5 नर्सिंग डायग्नोसिस याद कर लें। समटाइम्स एग्जामिनर आपको पेपर में नर्सिंग डायग्नोज भी पूछ सकता है। ठीक है, अच्छा, तो ये सारे कंपोनेंट्स हैं डिसीज़ के। जो जब भी आप किसी डिसीज़ को स्टार्ट करेंगे तो इस सीरीज़ वाइज में आप अपनी डिसीज़ को लेकर चलेंगे तो आपको अच्छी तरह से वो याद हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट टिप नंबर 2, डोंट स्किप द पैथोफिजियोलॉजी पार्ट ऑफ द डिसीज़। क्यों स्किप नहीं करना? एक तो ये है कि आपकी बीएससी नर्सिंग सेकेंड ईयर में पैथो का सब्जेक्ट है। आप अगर एएचएम में पैथो तैयार करते जाएंगे तो आपका वो सब्जेक्ट भी तैयार हो जाएगा। ओके, उसके अलावा पैथो से आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप हो जाएंगे कि कैसे एक डिसीज़ डेवलप हुई है बॉडी में। नेक्स्ट टिप नंबर 3 क्या है? ड्यूरिंग योर क्लिनिकल रोटेशन मस्ट रीड द पेशेंट हिस्ट्री फ्रॉम द फाइल और टेक हिस्ट्री फ्रॉम द पेशेंट। अब आप लोग नर्सिंग कर रहे हैं तो आप लोगों के क्लिनिकल्स भी लगते होंगे। तो जब भी आप क्लिनिकल पे जाएं तो आपने कोशिश करनी है कि आप पेशेंट की फ़ाइल पकड़ें। फ़ाइल पे डॉक्टर ने हिस्ट्री लिखी होती है, ठीक है, आप हिस्ट्री को रीड करें, पेशेंट को एग्जामिन करें, असेस करें, ठीक है, कि जिसको ये डिजीज़ है उसके क्या साइन एंड सिम्टम आ रहे हैं, उसकी लैब फाइंडिंग क्या है, उसके बाद डॉक्टर ने उसको कैसे मैनेज किया और आप उसको कैसे केयर प्रोवाइड करें। ठीक है, एक तो ये है कि आप फाइल में से पेशेंट हिस्ट्री रीड कर लें। दूसरा ये है कि आप पेशेंट से खुद हिस्ट्री लें।
आप हेल्थ असेसमेंट पढ़ेंगे तो आपने हेल्थ असेसमेंट में कंपोनेंट ऑफ हेल्थ हिस्ट्री कि कैसे आप पेशेंट से हेल्थ हिस्ट्री ले सकते हैं, आप वो पढ़ेंगे कि कैसे आप पेशेंट का डाटा ले सकते हैं, कैसे आप उसकी प्रेजेंट हिस्ट्री पूछ सकते हैं, कैसे पास हिस्ट्री पूछ सकते हैं। तो आप पेशेंट से हिस्ट्री लें, ठीक है। हिस्ट्री लेने से ये होगा कि आपका वो टॉपिक तैयार हो जाएगा। तो जब आप अपने क्लिनिकल के बाद घर जाके बुक खोल के आप उस टॉपिक को स्टडी करेंगे तो आपको वो ज़्यादा अच्छे तरीके से याद हो जाएगी। जब हम किसी चीज़ को प्रैक्टिकली करते हैं ना तो वो प्रैक्टिकली से हमें वो ज़्यादा चीज़ अच्छी तरह याद होती है। तो आप कोशिश किया करें कि जब आप क्लिनिकल पे जाएं डेली आप अपना टारगेट बनाएं, एक दिन में किसी एक पेशेंट की ज़रूर हिस्ट्री आपने लेनी है, ज़रूर फाइल स्टडी करनी है। इससे आपको हेल्प मिलेगी कि आप अपनी AHNB साथ साथ तैयार कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट टिप नंबर 4, लर्नर टाइप। हर एक की लर्निंग की टाइप अलग होती है, हर लर्नर अपने अकॉर्डिंग स्टडी करता है। कुछ लोगों को देख के याद होता है, कुछ को सुन के याद होता है, कुछ साथ साथ रीड करते हैं, साथ साथ लिखते हैं, उस तरह से उनको याद होता है। तो आप लोगों ने, आप किस टाइप के लर्नर है, आप लोगों ने अपने आप को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है, कि आपको चीज़ें किस तरीके से ज़्यादा अच्छी तरीके से याद होती हैं। या आपको वीडियो देख के याद होती हैं, या आप किसी अपने दोस्त को कहेंगे कि वो आपको समझाएं तो आपको याद होगा, या आप खुद अपनी इंडिविजुअली स्टडी करेंगे तब आपको याद होगा। तो आपने ये ज़रूर अपने आप को जज करना है कि आपको कैसे चीज़ें मेमोराइज करने में हेल्पफुल होता है। ओके, नेक्स्ट टिप नंबर 5, जब भी आपको क्लास में कोई टॉपिक टीचर आपको प्रेजेंट करता है, आपका काम ये है कि आप लेक्चर को नोट डाउन करें। फिर नोट डाउन करने के बाद जब आप घर जाते हैं तो एक बार बुक में से उस टॉपिक के बारे में स्टडी कर लें। रीड करने के बाद गो थ्रू नोट्स ऑफ व्हाट योर प्रोफेसर टीच यू ड्यूरिंग लेक्चर। उसके बाद आप लोगों ने उन नोट्स को स्टडी करना है जो आपने ड्यूरिंग लेक्चर आपने नोट डाउन किए थे। उसके बाद आपने रिव्यू करना है स्लाइड को जो आपके टीचर्स ने आपको प्रेजेंट की थी या आपको शेयर की होंगी, ठीक है। साथ साथ अपने नोट्स को कंपाइल करते रहेंगे, आपको कंपाइल करने से बहुत हेल्प रहेगी। फिर एट दी एंड जब एग्जाम्स आते हैं तो हमें आपको परेशानी नहीं होगी, ठीक है। जब आप साथ साथ स्लाइड और बुक दोनों को रिव्यू करते रहते हैं तो आपको ये समझ आ जाएगी कि आपने जब पेपर्स आएंगे आपने बुक पकड़नी है या स्लाइड पकड़नी है, ठीक। नेक्स्ट है टिप नंबर 6, समराइज कैसे करना है आपने अपने किसी भी सिस्टम के डिसऑर्डर को, ठीक है। आफ्टर रीडिंग ऑल द डिसऑर्डर्स ऑफ वन सिस्टम, डाइट द कॉजेज, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस एंड डायग्नोस्टिक फाइंडिंग ऑफ डिसऑर्डर कलेक्टिवली इन वन पेज। अब जैसे आपने रिस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया हुआ था, ठीक है, आपने रिस्पिरेटरी में आपने उसकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ ली, वो ठीक है, आप उसको चाहे अपने नोट्स में ना उतारे, आपने जब भी रिव्यू करना होगा आप अपनी बुक से रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। आपने क्या करना है कि जब आपने पूरा सिस्टम स्टडी कर लिया है तो आपने अपने नोट्स बनाने हैं, ठीक है। आप एक पेज पे अपनी एक डिसीज़ को प्रॉपर तरीके से उतार सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि उस डिसीज़ में क्या डेफिनेशन है, क्या कॉज है, क्या साइन एंड सिम्टम है, क्या डायग्नोस्टिक फाइंडिंग है, वो आप एक पेपर में प्रॉपर तरीके से उतार सकते हैं, ठीक है, नोट डाउन कर सकते हैं, ताकि अगर जब एग्जाम आने हैं तो अगर आप बुक नहीं भी पढ़ना चाहते तो आप अपने नोट्स को ही, वो आपके खुद के बनाए होंगे तो आप उन नोट्स को ही स्टडी करके जा सकते हैं पेपर देने। दूसरा ये है कि जब आप अपनी सिस्टम को स्टडी कर लें तो आप उस सिस्टम में सबसे पहले आप एक पेज पे लिखे डेफिनेशन, तो उस सिस्टम से रिलेटेड जो जो डिसऑर्डर आ रहे हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा है, इन्फ्लुएंजा की क्या डेफिनेशन है वो आप लिखें, निमोनिया है, निमोनिया की क्या डेफिनेशन है वो आप लिखें, उसके अलावा रिनाइटस है उसकी क्या डेफिनेशन है वो आप लिखें, ठीक है। एज़मा है, एज़मा की क्या डेफिनेशन है वो आप लिखें, ठीक है। डेफिनेशन लिख ली एक पेज पे। उसके बाद आप नेक्स्ट पेज पे लिखें कॉजेज़। सबसे पहले कॉमन कॉजेज़ जो हैं उस सिस्टम से रिलेटेड वो आप सबसे पहले नोट कर लें, ठीक है। उसके बाद हर डिसीज़ से रिलेटेड कोई ना कोई स्पेसिफिक कॉज होगी, उस स्पेसिफिक कॉज को लिखें। उसके आगे उस स्लैश डाल के तो आप उस डिसीज़ का नेम लिख लें, ठीक है, कि ये जो कॉज है इस डिसीज़ से रिलेटेड है, ठीक है। बाकी तो कॉमन कॉजेज़ हैं वो आप सारी इकट्ठी याद कर लेना। तो उसके बाद स्पेसिफिक याद कर लेना कि इस डिसीज़ जैसे निमोनिया, निमोनिया की स्पेसिफिक कॉज ये है, COPD है, इसकी स्पेसिफिक कॉज ये है, ओके।
उसके बाद है क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस आपको पता है कॉमन होगी, ठीक है। आप सबसे पहले क्लिनिकल मैनिफेस्टेशंस की हेडिंग दो, उसके बाद आप जो कॉमन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन सब में आ रही है वो आप लिखो, ठीक है। उसके बाद जो जो स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स आ रहे हैं कि जैसे एस्थमा में कोई स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम है, कोई क्रैकल साउंड या वीजिंग साउंड जो भी है, ठीक है, वो आप लिखो। उसके बाद स्लैश डाल के उस डिसीज़ का नेम लिखो। अब जैसे COPD में है, उसकी चेस्ट की सिमेट्री चेंज हो जाती है, बैरल चेस्ट हो जाती है, तो आप बैरल चेस्ट लिखें, स्लैश डाल के COPD लिख दें। इस तरह से आप तो कोशिश करनी है कि आप सबसे पहले कॉमन कॉजेज लिखें, उसके बाद स्पेसिफिक जो आ रही हैं वो लिखें, ठीक है। उसके बाद असेसमेंट की हेडिंग दे। असेसमेंट में आप जाहिर है आपको पता है हिस्ट्री लेते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं, वो आपकी असेसमेंट सबकी कॉमन आ जाएगी। उसके बाद आपने लिखे डायग्नोस्टिक फाइंडिंग या डायग्नोस्टिक टेस्ट कि हम लोग रिस्पिरेटरी सिस्टम क्या डिसऑर्डर है तो हम कौन कौन सा डायग्नोस्टिक टेस्ट करवाते हैं, वो आप कॉमन लिखें सबके। उसके बाद आपने लिखने हैं स्पेसिफिक वाले, जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, TB में कौन सा स्पेसिफिक टेस्ट है वो हम करवाते हैं, जैसे स्पूटम कल्चर है वो हम करवाते हैं, तो आप स्पूटम कल्चर लिखे, डैश लगा के TB लिखें, ठीक है। इस तरह से आपने डायग्नोस्टिक फाइंडिंग में भी कॉमन लिखनी है और स्पेसिफिक लिखनी है, ओके। उसके बाद आपने नेक्स्ट आना है मेडिकल मैनेजमेंट की तरफ के अब रिस्पिरेटरी सिस्टम का डिसऑर्डर है कि कौन कौन सी कॉमन जो मैनेजमेंट है वो हम करेंगे तो ये ट्रीट होगा, वो आपने लिख लिया। और अगर किसी डिसऑर्डर से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक है वो आप वो लिख लो नीचे, ओके। उसके बाद नर्सिंग मैनेजमेंट आपने कॉमन लिखनी है। जाहिर नर्सिंग मैनेजमेंट में आपने को उसको आइडेंटिफाई करना, वाइटल साइन मॉनिटर करना, उसको ऑक्सीजनेशन लगाना जो भी है, ठीक है, तो आप कॉमन लिखें। और अगर किसी डिजीज से रिलेटेड कोई भी स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन है तो आप वो लास्ट में लिख लें और उसके आगे आप डिसीज़ का नेम लिख लें। अब ये कुछ पेजेस पे आपके डिसीज़ टॉपिक उतारने का मकसद ये है कि आपके एक तो अपने नोट्स बिल्डअप हो जाएंगे, ओके, और जब पेपर आएंगे तो आप अपने नोट्स को गो थ्रू करेंगे और आप अटैम्प्ट कर लेंगे बहुत अच्छे तरीके से। कुछ लोगों को एग्ज़ाम के एंड पे बुक्स का फोबिया नहीं लग जाता है, बुक्स की स्पेस देख के वो डरने लग जाते हैं कि तो बहुत ज़्यादा सिलेबस है, मैं कवर कैसे करूँगा या करूँगी। तो आप अगर अपने नोट्स को ही पढ़ के जाएंगे तो आप अपनी बहुत अच्छे तरीके से अटैम्प्ट करके आएंगे, ओके। नेक्स्ट टिप नंबर 7 क्या है कि डोंट स्किप एनी ब्लॉक और टेबल। कोशिश करनी है कि ब्रूनर की बुक में या जो भी बुक आप फॉलो कर रहे हैं, अगर कोई ब्लॉक आता है, कोई टेबल आता है तो आपने उसको स्किप नहीं करना। मोस्ट ऑफ द टाइम जो एग्जामिनर है उसी ब्लॉक में से उठा के पेपर दे देते हैं, ठीक है। आगे प्रैक्टिस MCQs, डू प्रैक्टिस MCQs फ्रॉम NCLEX और वेबसाइट। अब जब भी आप किसी भी डिसीज टॉपिक को आप मेमोराइज कर लिया है तो मेरी ये एडवाइस ये है कि आप MCQ की प्रैक्टिस ज़रूर करें। MCQ की प्रैक्टिस करने से आपको ये आइडिया हो जाएगा कि आपका वो टॉपिक कितनी परसेंटेज में तैयार हुआ है, ठीक है। उसके अलावा जब आप कंप्लीट अपना सिस्टम भी स्टडी कर लें तब भी आप ज़रूर MCQ की प्रैक्टिस ज़रूर करें, क्योंकि आपको पता है कि जो हमारा 50% जो है MCQ का पेपर होता है और 50% ही SCQ का पेपर होता है, तो आप अपने MCQs को निगलेक्ट नहीं कर सकते, तो आपने MCQs की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है, ओके। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप इन टिप्स को ज़रूर फॉलो करें। इन टिप्स को फॉलो करेंगे तो आपकी तैयारी बहुत बहुत अच्छी हो जाएगी और आपको एग्ज़ाम में कोई परेशानी भी नहीं होगी, ठीक है। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और शेयर करो। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है इस टॉपिक से रिलेटेड जो मैंने आपको आज टिप्स दी हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।